हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 11th की बायोलॉजी का चैप्टर 16 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ये एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो है जिसके अंदर हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, समरी और क्वेश्चन आंसर्स को भी कवर करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले चैप्टर के नेम को ही देख लेते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, हमारी बॉडी जो है जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बाहर निकालती है, जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है वो कौन कौन से हैं और उनकी एलिमिनेशन किस तरीके से होती है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक से। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस लाइक Na+, K+, Cl-, phosphate, sulfate, etc. either by metabolic activities or by other means like excess ingestion. देखो एनिमल्स जो है वो क्या करते हैं, वो कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को अपने अंदर इकट्ठा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इकट्ठा, एक्यूमुलेट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को इकट्ठा कर लेते हैं वो देखो ध्यान से। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, CO2। ऑक्सीजन जब अंदर लेता है तो CO2 एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया ना, CO2 हम बाहर निकालते हैं। वाटर भी हम कई अमाउंट के अंदर बाहर निकालते हैं, क्योंकि जैसे अमोनिया इज़ वेरी टॉक्सिक, तो इसको बाहर निकालने के लिए वी नीड हाई वाटर। यूरिया इज लेस टॉक्सिक देन अमोनिया, तो इसको भी हमें वाटर चाहिए होता है। यूरिक एसिड इज लीस्ट टॉक्सिक, इसके लिए कम वाटर चाहिए होता है। तो वाटर को भी हमें रिमूव करना पड़ता है हमारी बॉडी से। एंड आयंस लाइक, और हम कुछ आयंस को भी एक्सक्रीट आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो इकट्ठे हो जाते हैं हमारी बॉडी में और फिर हमें उनको एक्सक्रीट आउट करना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल Na+, K+, Cl-। कौन कौन से आयन्स हम हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं, याद रखना है। Na+, K+, Cl-, फॉस्फेट, सल्फेट, एट्सेट्रा। Na+, K+, Cl-, फॉस्फेट, सल्फेट। अब ये हम बाहर क्यों निकाल रहे हैं, ये बाहर क्यों निकल रहा है? अब हमने देखा था, देखो एक सेल जो होता है ना, उसको अंदर जैसे मान लो मैंने उसको ऑक्सीजन दी, न्यूट्रिएंट्स दिए उसको मैंने, और उसने बाहर क्या निकाला? CO2 निकाली, और उसने हार्मफुल वेस्ट निकाले, अदर हार्मफुल वेस्ट निकाले। तो उसने ऐसा क्या करा कि उसने ऑक्सीजन लेके CO2 छोड़ी, और उसने ऐसा क्या करा कि उसने इतने अच्छे न्यूट्रिएंट्स लिए, इतने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लिए और उनको एक हार्मफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया। तो वैसा क्या करती है? या तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आर लिटरली केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस जो कि होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, क्यों होते हैं? टू मेंटेन अ हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी को हेल्दी फंक्शन करने के लिए जो भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर चल रहे हैं, हमारे सेल्स के अंदर चल रहे हैं, वो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है। और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हम कुछ चीज़ों को अपने अंदर लेते हैं और कुछ चीज़ों को एक्सक्रीट आउट करते हैं, कुछ वेस्ट को हम एक्सक्रीट आउट करते हैं, जो कि जब हम मेटाबॉलिक करते हैं तो फिर वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स और कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स जिनको हमें निकालना पड़ता है, क्योंकि वो इकट्ठा हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। या तो हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं इसलिए वो ऐसा हो रहा है, या फिर जब हम एक्सेस इंजेक्शन, अब हम कुछ लेट्स से दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि लेट्स से मुझे X न्यूट्रिएंट चाहिए था मेरी बॉडी के अंदर 10, ठीक है। अब मैं X न्यूट्रिएंट खाई जा रही हूँ, मेरी बॉडी में 30 हो गया। तो अब उसको 20, चाहे X न्यूट्रिएंट अच्छा ही हो तो भी उसको 20 जो है वो बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जब भी हम एक्सेस इंजेक्शन करते हैं तब भी हमें एक्सक्रीट आउट करना पड़ता है जो भी हमने एक्सेस के अंदर ले लिया है। These substances have to be removed totally और partially। इन substances को हमें या तो पूरा निकालना पड़ता है या partially तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि वरना वो accumulate होकर उनको निकालना ज़रूरी है। या तो हम partially निकालते हैं फिर पूरे तरीके से ही निकाल देते हैं।
इन दिस चैप्टर यू लर्न द मैकेनिज्म्स ऑफ एलिमिनेशन। इस चैप्टर में आप पढ़ोगे, लर्न करोगे, क्या पढ़ोगे, एलिमिनेशन कैसे करी जाती है इन सब्सटेंसेस की, विद स्पेशल एम्फोसिस ऑन कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट। और इसमें हम मेनली किसकी बात करेंगे, देखो यहाँ पर ना हम रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स भी पढ़ते हैं एक्सक्रीशन के अंदर, पर मेनली हम यहाँ पर नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में ज़्यादा फोकस करके पढ़ रहे हैं। यानी हम एक्सक्रीशन कैसे हो रही है हमारी बॉडी के अंदर ये तो पढ़ेंगे ही, पर हम ज़्यादा यहाँ पर यूरिन की एक्सक्रीशन के बारे में बात करेंगे, यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी में कैसे एक्सक्रीट और हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड के अंदर बात करेंगे। अमोनिया, हाँ ठीक है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल्स। अब एनिमल्स को भी नाइट्रोजनस वेस्ट को हमारी अपनी बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है, तो वो किस फॉर्म के अंदर नाइट्रोजन को बाहर निकालती हैं, तो बेसिकली आपको मेनली 3 फॉर्म्स मिल जाएंगी। पहली आती है हमारे पास अमोनिया, दूसरी आती है हमारे पास यूरिया, थर्ड आती है हमारे पास यूरिक एसिड। इन 3 फॉर्म्स के अंदर आपको मिल जाएगी नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि एनिमल्स अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं। इनमें क्या होता है ना, अमोनिया जो होता है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। अब क्योंकि वो इतना ज़्यादा टॉक्सिक है तो उसको उतना ही ज़्यादा पानी चाहिए होता है एक्सक्रीट आउट करने के लिए। अब अगर उसको इतना ज़्यादा पानी चाहिए तो अब कौन से एनिमल्स, कौन सी स्पीशीज़ है जो कि पानी को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर सकती है, जो पानी में रहते हैं। जो पानी में रहते हैं उनको बहुत सारा पानी मिल जाता है अमोनिया को सिक्रीट करने के लिए, इसलिए यूजुअली जो पानी में रहते हैं वही अमोनिया फॉर्म को सिक्रीट कर पाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। फिर आता है यूरिया। यूरिया अमोनिया के कंपैरेटिव में थोड़ा कम टॉक्सिक होता है, इसको थोड़ा कम पानी चाहिए होता है। हम ह्यूमन बींग्स यूरिया को सिक्रीट आउट करते हैं। फिर हमारे पास यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के जो होता है वो बहुत लीस्ट टॉक्सिक होता है, यानी इसको बहुत कम पानी भी मिलेगा तो भी ये इजीली एक्सक्रीट आउट कर सकता है। पर क्या होता है ना, देखो यूरिक एसिड उन बर्ड्स वगैरह रेप्टाइल्स के अंदर आपको ज़्यादा मिलेगा, उनमें उनको पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है और यूरिक एसिड जो पैलेट फॉर्म के अंदर निकल जाता है। ठीक है, आगे आएगा अभी सब कुछ। ये आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल्स। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म, ही मैंने आपको बताया अभी। अमोनिया जो होता है ना सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है एंड रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है तो उसको बहुत सारा पानी चाहिए होता है उसकी एलिमिनेशन के लिए। वेयर एज यूरिक एसिड बीइंग द लीस्ट टॉक्सिक, यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक होता है, इसलिए इसको हम बहुत ही मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, बहुत कम पानी के लॉस से भी रिमूव कर पाते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनोटेलिज्म। अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करने के प्रोसेस को हम कहते हैं अमोनोटेलिज्म, यानी अमोनिया को हमारी बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को अमोनोटेलिज्म कहेंगे। ठीक है, और अब आगे देखते हैं। देखो, मैनी बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स आर अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक यानी कि वो अमोनोटेलिज्म प्रोसेस को शो करते हैं, यानी कि वो अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं। सॉरी, क्या कौन कौन है यहाँ पर? बोनी फिशेज हैं, एक्वेटिक एम्फीबियंस है, मैंने आपको बोला था जो लोग ज़्यादातर पानी में रहेंगे वही होंगे यहाँ पे। एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स और बोनी फिशेस क्या है? अमोनोटेलिक है। इनको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम्पल्स को एक एक वर्ड एनसीईआरटी का तो हमें रटा होना चाहिए। इतनी पतली सी बुक है एनसीईआरटी की, कम से कम 10 से 15 बार रीडिंग होनी चाहिए एनसीईआरटी की बुक की। बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट्स, ये किसके एग्जाम्पल हैं? अमोनोटेलिज्म के। कौन कौन से एग्जाम्पल है? बोनी फिशेस, एक्वेटिक वाले तो याद रहेंगे, देखो एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, पर बोनी फिशेस आपको याद रखना है अमोनोटेलिक होते हैं नेचर। Ammonia, as it is readily soluble, it is generally excreted by diffusion across body surface or through gill surfaces in fish as ammonium ions. अमोनियम जो होता है ना वो सॉल्युबल होता है, अच्छे खासा सॉल्युबल जो है अमोनिया बहुत अच्छा खासा सॉल्युबल होता है पानी के अंदर, और इसको हम जनरली कैसे एक्सक्रीट करते हैं? डिफ्यूज़न से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं इसको। जैसे जो पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, जो बहुत ही लोअर ऑर्गेनिजम्स है, आपको पता है कि वो डिफ्यूज़न से ही एक्सचेंज ऑफ सब कुछ चीज़ों का एक्सचेंज डिफ्यूज़न से करते हैं, और वो ज़्यादातर रहते भी पानी में, तो वो भी अमोनोटेलिक ही होते हैं, अमोनोटेलिज्म ही शो करते हैं।
और वो डिफ्यूज़न से इसको क्या करते हैं, डिफ्यूज़न से ही एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, डिफ्यूज़न अक्रॉस बॉडी सरफेस से डिफ्यूज़न के थ्रू ही अमोनिया जो है वो बाहर चला जाता है। या फिर जो फिशेस होती हैं वो कैसे करती हैं, फिशेस थोड़ी सी एडवांस्ड हो जाती हैं, तो फिशेस गिल सरफेसेस, उनके पास गिल्स होते हैं ना, गिल्स के जो सरफेस होते हैं ना उनसे अमोनियम आयंस का एक्सचेंज, उनके बीच में डिफ्यूजन होती है, किस चीज़ की, अमोनियम आयंस की। वो अमोनिया को सिक्रीट आउट करते हैं, अमोनोटेलिक हैं, और इस प्रोसेस को हम अमोनोटेलिज्म कहते हैं। कौन करता है सिक्रीट आउट, बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट्स। फिर आता है यहाँ पर किडनीज डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। किडनीज जो हैं वो इनके रिमूवल में कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करती हैं। यानी कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म अमोनोटेलिक है और उसके पास किडनी है तो उसका जो एक्सक्रीशन है, उसका नाइट्रोजनस वेस्ट निकालने में किडनी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगी, कोई सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करेगी। किडनी सिर्फ और सिर्फ यूरिया को जब सिक्रीट आउट करती है तभी वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद हमने पढ़ा कि किडनीज जो है डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। किसके रिमूवल में, अमोनिया के रिमूवल में किडनी अच्छा खासा यानी सिग्निफिकेंट रोल जो है वो प्ले नहीं करती है। टेरेस्ट्रियल अडैप्शंस necessitated the production of lesser toxic nitrogenous waste like urea and uric acid for conservation of water। जो देखो ये तो थे एक्वेटिक में रहने वाले। अब जो लोग ज़मीन पे आ गए थे, जिन्होंने टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन का मतलब हुआ जो टेरेस्ट्रियल, उन्होंने टेरेस्ट्रियल लैंड पे रहना अडेप्ट कर लिया था, वो वाले ऑर्गेनिजम्स की ये नेसेसिटी, उनकी ये नीड बन गई थी कि उनको कोई लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट चाहिए था। उनको एक ऐसा नाइट्रोजनस वेस्ट ऐसे फॉर्म में निकालने की ज़रूरत थी जो कि बहुत ही कम टॉक्सिक हो, यानी जो कि बहुत कम टॉक्सिक हो, ऐसे फॉर्म के अंदर निकालना उनके लिए एक ज़रूरत बन जाएगी थी, क्योंकि उनके पास इतना पानी वो पी नहीं पा रहे थे जितना मतलब उनको सिक्रीट आउट करना पड़ता जस्ट टू रिमूव द अमोनिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नाइट्रोजनस वेस्ट को किस फॉर्म में निकालना शुरू किया, यूरिया और यूरिक एसिड के फॉर्म में। ताकि क्या हो जाए, यूरिया और यूरिक एसिड के फॉर्म में क्यों निकालना शुरू किया, ताकि वाटर की कंजर्वेशन हो जाए। आई होप यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आता है मैमल्स, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। मैमल्स यानी मैमल्स जो होते हैं और बहुत सारे टेरेस्ट्रियल रहने वाले एम्फीबियंस जो पानी में और उसमें रहते हैं। तो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस जो होते हैं एंड मरीन फिशेस मेनली एक्सक्रीट यूरिया एंड आर कॉल्ड यूरियोटेलिक। जो यूरिया को सिक्रीट करते हैं उनको हम कहते हैं यूरियोटेलिक, और जो अमोनिया को सिक्रीट करते हैं उनको क्या कहते हैं, अमोनोटेलिक। अमोनिया कौन करता था, बोनी फिशेस करती थी, एक्वेटिक एम्फीबियंस करते थे, एक्वेटिक इंसेक्ट्स करते थे। यूरियोटेलिक कौन है, यूरिया को कौन सिक्रीट आउट कर रहा है, मैमल्स कर रहे हैं, यानी कि हम कर रहे हैं। बहुत सारी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस कर रहे हैं। टेरेस्ट्रियल लैंड पे रहने वाले जो एम्फीबियंस हैं वो यूरिया को सिक्रीट आउट कर रहे हैं, मैमल्स सिक्रीट आउट कर रहे हैं। मरीन फिशेस, ये आपको कंफ्यूज करेंगे, मरीन फिशेस आ जाएगा, आप बोलोगे कि ये पानी में रहती है तो अमोनोटेलिक है। आई एम सॉरी। तो आपको याद रखना है कि मरीन फिशेस यूरियोटेलिक है, अच्छे से याद रहना चाहिए आपको ये चीज़। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ, चाहे यहाँ पे हम ये चीज़ हाईलाइट ही कर देते हैं कि अमोनोटेलिक कौन कौन है। अमोनोटेलिक हमारे पास है बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट्स हमारे पास है। और हम बात करें यूरियोटेलिक की, यूरियोटेलिक कौन है यहाँ पर हमारे पास, मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, मरीन फिशेस, ये सब यूरियोटेलिक है। ठीक है, इससे पहले हमने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है, ऐसा हमने कोई पॉइंट नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देखा कि बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट्स ये अमोनोटेलिक होते हैं। और यूरियोटेलिक यहाँ पर हमारे पास कौन है, यूरियोटेलिक हमारे पास यहाँ पर कौन है, मैमल्स,
टेरेस्ट्रियल, एम्फिबियंस और मरीन फिशेस। मैमल्स, टेरेस्ट्रियल, एम्फिबियंस और मरीन फिशेस। ये याद रखना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार बोल रही हूँ, मरीन फिशेस देखकर आप बहुत इजीली कह दोगे कि ये जो है हमारे पास यूरियोटेलिक है, पर ये याद रखना है कि ये यूरियोटेलिक नहीं है। मतलब मरीन फिशेस आप बोल दोगे कि अमोनोटेलिक है, पर आपको याद रखना है कि ये यूरियोटेलिक है। मरीन फिशेस पानी में रहने के बावजूद भी यूरिया को सिक्रीट आउट करते हैं। Ammonia produced by metabolism is converted into urea in the liver of these animals and released into the blood, which is filtered and excreted out by the kidneys. This is a very very important line जिसको बहुत बार बच्चे जो है मिस कर देते हैं। इसको मैं यहाँ पर अंडरलाइन करती हूँ। अमोनिया जो प्रोड्यूस होता है मेटाबॉलिज्म से, पहले अंडरलाइन करती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। देखो, हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसा तो है नहीं। देखो, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, हमारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, सबका ही नाइट्रोजनस वेस्ट ना अमोनिया ही होता है हमारी बॉडी में सिक्रीट आउट। हमने अभी पढ़ा था ना कि क्या क्या हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है एनिमल्स में, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब कुछ हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है। तो हम अमोनिया को फिर कैसे निकालते हैं? हमने उस अमोनिया को, ऐसा नहीं हुआ कि हम टेरेस्ट्रियल आ गए तो हमारे अंदर बनता ही नहीं है अमोनिया। हमारे अंदर अमोनिया बना, पर हमारी बॉडी ने क्या करा, अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया यूरिया के अंदर। हमारी बॉडी ने अमोनिया को कन्वर्ट कर लिया यूरिया के अंदर, क्योंकि उसे पता था कि वो अमोनिया को बाहर नहीं निकाल पाएगी पर यूरिया को निकाल पाएगी। तो अमोनिया जो कि प्रोड्यूस हुआ मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ करने की वजह से या फिर एक्सेस इंजेशन करने की वजह से, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज़ के अंदर, यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और कहाँ पे कन्वर्ट होता है ये, कहाँ पे कन्वर्ट होता है ये, लिवर के अंदर कन्वर्ट होता है ये, ठीक है। ये बात बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये कहाँ पर कन्वर्ट होता है, तो आपको याद रखना है कि ये लिवर के अंदर कन्वर्ट होता है। मैंने क्या बोला कि अमोनिया जो प्रोड्यूस हुआ मेटाबॉलिज्म से, उसको हम यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं इन द लिवर। यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर देती है हमारी बॉडी, क्योंकि उसे पता है कि वो अमोनिया को बाहर नहीं निकाल सकती। कहाँ पे कन्वर्जन होती है, ये लिवर में होती है ऑफ दीज एनिमल्स एंड रिलीज्ड इनटू द ब्लड। और उसके बाद जो यूरिया है उसको ब्लड के अंदर हम फेंक देते हैं, ब्लड के अंदर उसको रिलीज करा जाता है, विच इज़ फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड। और फिर वो ब्लड को हम फिल्टर कर फिल्टर करती है किडनीज, हमारी किडनीज के अंदर स्पेशली नेफ्रॉन्स फिल्टर करती हैं, और उसके बाद वो एक्सक्रीट आउट कर देते हैं हमारी बॉडी से। कौन करता है? किडनीज एक्सक्रीट आउट कर देती है ब्लड के अंदर से यूरिया को, जो कि देखो हमारी बॉडी के अंदर क्या हुआ, अमोनिया बना, अमोनिया को हमने कन्वर्ट कर दिया यूरिया में। किसने किया अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट? लिवर ने करा। क्यों करा? क्योंकि हम अमोनिया को सिक्रीट आउट ही नहीं कर सकते थे। फिर अब ये यूरिया को हमने कहाँ पे फेंक दिया? ब्लड में फेंक दिया। अब ये ब्लड जो है ये फिल्टर होएगा। कौन करेगा इसको फिल्टर? किडनीज के नेफ्रॉन्स करेंगे, इसको फिल्टर करेंगे और फिर इसको बाहर फेंक देंगे। क्या बाहर फेंक देंगे? यूरिया, एक तरीके से नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि अमोनिया स्टार्टिंग में था, उसको हम बाहर फेंक देंगे। Some amount of urea may be retained in the kidney matrix of some of these animals to maintain desired osmolarity. Osmolarity क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। Osmolarity क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का एक बैलेंस बनाने का बैलेंस होता है, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में। उस बैलेंस को ही हम ऑस्मोलैरिटिक प्रेशर भी बोल देते हैं। ऑस्मोलैरिटी होती है यानी पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में एक बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए। तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ यूरिया हम छोड़ देते हैं, हमारी किडनी की मैट्रिक्स के अंदर हम कुछ यूरिया छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? इन एनिमल्स के अंदर छूट जाता है, जानबूझ के छोड़ा जाता है यूरिया को। क्यों? टू मेंटेन अ डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी, यानी हमारी बॉडी जो एक डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी मांगती है उसको मेंटेन कर पाने के लिए हम यूरिया को छोड़ देते हैं।
रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स। ये बात भी इम्पॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर इसको भी लिख देती हूँ एक बारी कि some amount of urea may be retained in the kidney matrix of some of these animals to maintain a desired osmolarity। ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर हम यूरिया को छोड़ देते हैं, कुछ को सारा एक्सक्रीट आउट नहीं करते हैं, किडनी मैट्रिक्स में हम छोड़ देते हैं ऑफ कुछ इन एनिमल्स की, कुछ सम ऑफ दीज एनिमल्स, नॉट एवरी एनिमल, सम ऑफ दीज एनिमल्स में हम इन यूरिया को छोड़ देते हैं ताकि हम अपनी जो डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी उसको मेंटेन कर पाए। फिर यहाँ पे देखते हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स, land snails and insects excrete nitrogenous waste as uric acid in the form of pellet or paste with minimum loss of water and are called uricotelic animals। यूरिकोटेलिक एनिमल्स, ये तो देखो यहाँ पर इसको हाईलाइट कर लेते हैं, मैं कौन सा कलर यूज करता, पिंक और पर्पल। पिंक से यूरिकोटेलिक एनिमल्स कौन कौन से हैं यूरिकोटेलिक? रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स और इंसेक्ट्स। ये क्या करते हैं? ये यूरिन को मतलब एक पैलेट या पेस्ट, ये भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, ये क्या करते हैं? पैलेट या पेस्ट फॉर्म के अंदर रिलीज करते हैं किसको? अब देखो इन्होंने क्या करा, इन्होंने इनकी बॉडी में अमोनिया बना, इन्होंने इसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर लिया जो कि बहुत ही कम टॉक्सिक होता है, इसको बहुत ही कम पानी चाहिए होता है, बहुत ही कम पानी चाहिए होता है, तो फिर ये एक लिक्विड नहीं बनता है, एक पैलेट या पेस्ट लाइक सा ही बनता है। एंड इंसेक्ट्स, ये जो है ये सारे ये एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड को, जो कि पैलेट या पेस्ट फॉर्म के अंदर आता है, इसमें मिनिमम लॉस ऑफ वाटर होता है और एनिमल्स को हम यूरिकोटेलिक एनिमल्स कहते हैं। ओके, मैं एक बार ये वाला पार्ट एक बार फिर से एक बार फटाफट से रिवाइज करा रही हूँ ताकि इसमें से कुछ भी हम भूलें ना। क्या हमने पढ़ा इस वाले पार्ट में, जो हाईलाइट करा हुआ है वो भी बता रही हूँ। अब मोनोटेलिक कौन कौन से होते हैं? बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फिबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स। यूरिकोटेलिक कौन होते हैं? मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एम्फिबियंस और मेरीन फिशेज। मेरीन फिशेज याद रखना है, टेरेस्ट्रियल एम्फिबियंस और मैमल्स हमें याद रहेगा। मेरीन फिशेज कौन सी होती है? यूरिकोटेलिक होती है, यूरियोटेलिक होती है, सॉरी, यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होता। यूरिकोटेलिक इज यूरिक एसिड, सी आ रहा है ना यूरिक एसिड का, ये यूरियोटेलिक इज यूरिया। फिर जो अमोनिया है ना वो प्रोड्यूस होता है हमारे मेटाबॉलिज्म, उसको कन्वर्ट किया जाता है यूरिया के अंदर। अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है यूरिया के अंदर। कौन करता है कन्वर्ट? कहाँ पे होता है कन्वर्ट? लिवर के द्वारा होता है कन्वर्ट। और फिर ये यूरिया को ब्लड में फेंक दिया जाता है और फिर ये ब्लड को फिल्टर किया जाता है किडनीज के द्वारा और फिर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जाता है। कुछ यूरिया कुछ एनिमल्स के अंदर हम जानबूझ के किडनी मैट्रिक्स में छोड़ देते हैं, सारा एक्सक्रीट आउट नहीं करते। क्यों नहीं करते? टू मेंटेन अ डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स, ये जो सारे हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स, लैंड पे चलने वाले स्नेल्स, इमेजिन करो, देखो रेप्टाइल्स को, बर्ड्स को, लैंड स्नेल्स को, इंसेक्ट्स को, ये सब के सब यूरिक एसिड को करते हैं एक्सक्रीट आउट पैलेट पेस्ट फॉर्म में, मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, सबसे कम टॉक्सिक होता है यूरिक एसिड, और यूरिकोटेलिक एनिमल्स इनको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अब। A survey of animal kingdom presents a variety of excretory structures। हम अगर एक सर्वे लेते हैं एनिमल किंगडम का तो हमें ये पता चलता है कि जो हमारा एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम के अंदर कौन कौन आते थे, इनको याद करने की मैंने आपको एक ट्रिक भी बता रखी है। PC² PA³ MEHC, इसको याद कर लो, सब याद हो जाएगा। देखो पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्किलमिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोरडेटा। ठीक है, ये सारे जो है अगर हम इनका सर्वे ले देखें कि इसमें कौन सा एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है, तो हमें एक वैरायटी, बहुत डिफरेंट तरीके के एक्सक्रीटरी सिस्टम मिलते हैं। इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स जिनमें वर्टिब्रा एब्सेंट होता है, these structure are simple tubular forms whereas vertebrates have complex tubular organs called kidneys।
देखो ये क्या कह रहा है कि जो इनवर्टिब्रेट्स हैं इनका अंदर के जो स्ट्रक्चर हैं इनवर्टिब्रेट्स, दी स्ट्रक्चर्स आर सिंपली, इनवर्टिब्रेट्स के पास तो सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है जिसके अंदर सिंपली जो भी एक्सक्रीशन है वो हो रही है, बस ट्यूब फॉर्म एक ट्यूबुलर सा है। पर वर्टिब्रेट्स के पास एक कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ट्यूबुलर से ऑर्गन्स हैं जिनको हम किडनीज कहते हैं। सम ऑफ दी स्ट्रक्चर्स आर मेंशन्ड हेयर, इनका कुछ मेंशन कर रखे हैं, इनको तो बहुत अच्छे से याद करना है। पहले लिखा हुआ है प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किसके अंदर, प्लेटीहेलमिन्थेस के अंदर, फ्लैटवर्म्स एग्जाम्पल प्लेनेरिया। देखो ये क्या कह रहा है, प्लेटीहेलमिन्थेस, रोटिफर्स, सम एनालिड्स एंड द सेफेलोकॉर्डेटा एम्फिशियस। देखो इसको याद करो, प्रोटोनेफ्रिडिया आर प्राइमरली कंसर्न्ड विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन आई ऑस्मो रेगुलेशन। देखो इसको ना याद करना है, हमने ये पढ़ा कि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिससे एक्सक्रीशन हो रही है, पर जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स हैं जो कि किडनीज हैं। अगर हम मेंशन करें यहाँ पर कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट है ढंग से, तो पहला ऑर्गन जो हमारे पास आता है दैट इज प्रोटोनेफ्रिडिया, दैट इज प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर फ्लेम सेल्स। अब ये होते क्या हैं प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स, इसके बारे में अगर मैं देखूँ एक सेकेंड, हाँ प्रोटोनेफ्रिडिया ये फ्लेम सेल्स होते क्या हैं, ये प्राइमरली कंसर्न्ड हैं विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। देखो पहला ऑर्गन जो हमें पढ़ना है वो क्या है, किसमें प्रेजेंट है, ये देखो पहला ऑर्गन जो हमें पढ़ना है दैट इज प्रोटोनेफ्रिडिया। इसका क्या नाम है, प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर फ्लेम सेल्स, प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर फ्लेम सेल्स। ये ना आग आग जैसे दिखते हैं सेल्स, इसलिए फ्लेम सेल्स प्रोटोनेफ्रिडिया। क्या पढ़ना है पहला ऑर्गन हमने, प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर फ्लेम सेल्स। इनका जो मेन काम होता है ना प्रोटोनेफ्रिडिया का, इनका मेन काम एक्सक्रीशन नहीं होता है, तो कितनी मज़े की बात है, इनका मेन काम एक्सक्रीशन नहीं होता है, इनका मेन काम होता है ओस्मो रेगुलेशन, यानी कि आयनिक और फ्लूइड वॉल्यूम की रेगुलेशन। मैंने आपको बताया था ना, आयंस जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो हो गए, आयंस और वाटर का एक बैलेंस बना के रखना, ओस्मो रेगुलेशन करना इनका मेन काम है। प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल्स जिनमें प्रेजेंट हैं उनके अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल्स का क्या काम है, ऑस्मो रेगुलेशन करना काम है, एक्सक्रीशन करना उनका प्राइमरी फंक्शन नहीं है, प्राइमरी फंक्शन इनका ऑस्मो रेगुलेशन है। पर इतना सिंपल है, देखो एक्सक्रीशन को उन्होंने साइड पे रख रखा है कि मेन तो हम ऑस्मो रेगुलेशन करेंगे, वैसे चलो ये खाली फ्लेम सेल्स पड़े हैं इनसे एक्सक्रीशन भी करा लेते हैं। एक्सक्रीशन कोई भी ऐसा कोई इनके लिए मेन फंक्शन नहीं है, एक्सक्रीशन तो बस ऐसे ही, तो प्राइमरली फंक्शन है ही नहीं इनका। प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल्स का मेन फंक्शन होता है ऑस्मो रेगुलेशन करना, पर इनको हमने एक्सक्रीशन के लिए भी ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको यूज कर लेते हैं। अब ध्यान से देखो, प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्लेटीहेलमिन्थेस के अंदर प्रेजेंट होता है ये स्ट्रक्चर, फ्लैटवर्म्स एग्जाम्पल प्लेनेरिया, प्लेटीहेलमिन्थेस के अंदर प्रेजेंट होता है ये वाला स्ट्रक्चर, फ्लैटवर्म्स एग्जाम्पल प्लेनेरिया, प्लेटीहेलमिन्थेस, रोटिफर्स, सम एनालिड्स एंड द सेफेलोकॉर्डेट एम्फियोक्सिस। इसको याद कर लो गाइस प्लीज, रिक्वेस्ट है, ये सारे जो आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं इनको अच्छे से याद करना पड़ेगा, ये है ही यही इसके अंदर चैप्टर में, और तो बाकी तो अंडरस्टैंडिंग है, याद तो यही सब कुछ करना है, छोटी छोटी चीज़ें। प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स किस में प्रेजेंट है, प्लेटीहेलमिन्थेस में प्रेजेंट है, फ्लैटवर्म्स एग्जाम्पल प्लेनेरिया के अंदर, रोटिफर्स में प्रेजेंट है, सम एनालिड्स के अंदर प्रेजेंट है, और सेफेलोकॉर्डेट एम्फिशियस के अंदर प्रेजेंट है। आई होप आपको याद हो गया, पर आपको मेन बात क्या याद रखनी है, फ्लेम सेल्स प्रोटोनेफ्रिडिया का मेन काम एक्सक्रीशन नहीं होता है, इनका मेन काम ऑस्मो रेगुलेशन होता है और इसका सेकेंडरी फंक्शन होता है एक्सक्रीशन। तो नेक्स्ट ऑर्गन जो हमने पढ़ना है यहाँ पर दैट इज नेफ्रिडिया आर द
नेफ्रीडिया. नेफ्रीडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड अदर एनिलिड्स. ये किस में प्रेजेंट है? अर्थवॉर्म्स और अदर एनिलिड्स के अंदर प्रेजेंट है. और ये होते क्या है? ये ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं. देखो ट्यूबुलर, इनका मेन काम क्या है? एक्सक्रीशन है. नेफ्रीडिया का मेन काम एक्सक्रीशन है. ट्यूब लाइक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है. नेफ्रीडिया हेल्प करता है रिमूव करने में नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन अ फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस. ये दोनों काम करता है. नेफ्रीडिया के दोनों काम है. इसका मेन काम इसका मेन काम है आपका एक्सक्रीशन करना, और इस साथ में ये आयनिक बैलेंस यानी ये ओस्मो रेगुलेशन प्लस में आपका एक्सक्रीशन, दोनों ही इसके जो है प्राइमरी फंक्शंस हैं. पर जो आपके प्रोटोनेफ्रीडिया थे या फिर फ्लेम सेल्स थे, उनका प्राइमरी फंक्शन ऑस्मो रेगुलेशन था. उनका प्राइमरी फंक्शन एक्सक्रीशन नहीं था. प्लीज रिमेंबर. पर जो आपके नेफ्रीडिया है, जो कि ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, इनका मेन काम ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन दोनों है. और ये आपको कहाँ पे दिखेंगे? अर्थवॉर्म्स और कुछ एनिलिड्स के अंदर आपको ये दिखेंगे. कुछ एनिलिड्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? प्रोटोनेफ्रीडिया, कुछ में नेफ्रीडिया. देखो ये प्रोटोनेफ्रीडिया, ये नेफ्रीडिया है. कितना आसान है याद रखना. प्रोटोनेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया, और ये फ्लेम सेल्स भी कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया को. फिर अगला हमारे पास क्या आता है? अगला ऑर्गन जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है हमारे पास माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स. ये जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है ना, ये आपको इंसेक्ट्स के अंदर मिलेंगे, इंक्लूडिंग कॉकरोचेस. हमने कॉकरोचेस के अंदर भी हम पढ़ते होते हैं कि कॉकरोचेस के अंदर माल्फिजियन ट्यूब जो होती है वो प्रेजेंट होती है. अच्छा, और माल्फिजियन ट्यूब्स, इसका क्या काम होता है? ये भी रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट करता है और ऑस्मो रेगुलेशन दोनों करता है. ठीक है. अच्छा, ये इतनी बात क्लियर होगी. नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो है हमारे पास ये रहा एंटीनल ग्लैंड्स या फिर ग्रीन ग्लैंड्स कहते हैं इसको. ये क्या करते हैं? इसका एक्सक्रीटरी परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शन एट क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स. जो क्रस्टेशियंस हैं, लाइक प्रॉन्स जैसे क्रस्टेशियंस जो होते हैं, उनके अंदर ये एक्सक्रीटरी, क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स, उनके अंदर ये एक्सक्रीटरी फंक्शन जो है उसको करते हैं. एक बार फिर से आई रिपीट, याद करने वाला था. हमने पहला ऑर्गन पढ़ा दैट, देखो हमने भी यहाँ पढ़ा कि इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं ना, उनके पास सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं फॉर एक्सक्रीशन. पर जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके पास कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स होते हैं विच आर कॉल्ड किडनीज. अगर हम देखें कहाँ से क्या, कैसे कैसे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, सबसे पहला ऑर्गन हमारे पास आता है दैट इज प्रोटोनेफ्रीडिया या फिर फ्लेम सेल्स. ये इनका मेन काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन को करना. इनका प्राइमरी फंक्शन ऑस्मो रेगुलेशन है करना, पर ये एक्सक्रीशन भी कर रहे हैं. एक्सक्रीशन इनका सेकेंडरी फंक्शन है. इनका मेन काम क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन करना. किनका? प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स का. इनका सेकेंडरी काम है कि एक्सक्रीशन भी कर देंगे. पर इनके एग्जाम्पल्स देखो ध्यान से. प्लेटीहेलमिन्थिस फ्लैटवर्म्स, एग्जाम्पल प्लेनेरिया. प्लेटीहेलमिन्थिस के अंदर फ्लैटवर्म्स, एग्जाम्पल प्लेनेरिया. रोटिफर्स, कुछ एनालिड्स हैं. सिफेलोकोडेट है, एग्जाम्पल एम्फियोक्सिस. सिफेलोकोडेट, एम्फियोक्सिस, फ्लैटवर्म्स, एग्जाम्पल प्लेनेरिया, प्लेटीहेलमिन्थिस, रोटिफर्स और कुछ एनालिड्स. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कुछ एनालिड्स हैं, यहाँ पे भी कुछ अदर एनालिड्स लिखा हुआ है ना. तो जो लोअर होंगे वो इधर होंगे, जो हायर होंगे वो यहाँ पर होंगे. नेक्स्ट है हमारे पास, देखो ये प्रोटोनेफ्रीडिया था. अब आता है नेफ्रीडिया. नेक्स्ट ऑर्गन हमारे पास है नेफ्रीडिया. नेफ्रीडिया एक ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है जो कि आपको अर्थवॉर्म्स और अदर एनिलिड्स, जो बचे एनिलिड्स हैं और अर्थवॉर्म्स में मिलेंगे. इनका प्राइमरी फंक्शन दोनों होते हैं. इनका प्राइमरी फंक्शन एक्सक्रीशन भी है और साथ में ऑस्मो रेगुलेशन भी है, और ये दोनों फंक्शंस को करता है. देखो यहाँ पर लिखा हो नेफ्रीडिया ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स. नेफ्रीडिया हेल्प्स टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट को भी रिमूव करता है और मेंटेन फ्लूइड यानी बैलेंस यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन करता है. नेक्स्ट हमने जो पढ़ना है दैट इज माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स. ये क्या है? ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है जो कि आपको इंसेक्ट्स में मिलेंगे, कॉकरोचेस में. इनका मेन काम, इनका ये भी दोनों करते हैं, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट भी और ऑस्मो रेगुलेशन भी. लास्ट हमने पढ़ना है एंटीनल ग्लैंड्स या फिर ग्रीन ग्लैंड्स, जो कि क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स में प्रेजेंट है. एंटीनल ग्लैंड्स या फिर ग्रीन ग्लैंड्स
जो कि क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स में प्रेजेंट हैं, और इनका मेन ये एक्सक्रीटरी फंक्शन करते हैं, परफॉर्म करते हैं। कौन से ग्लैंड्स? एंटीनल ग्लैंड्स या फिर ग्रीन ग्लैंड्स, ये एक्सक्रीटरी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। किन के अंदर? क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स के अंदर। पहला था प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल्स, इनका मेन फंक्शन ऑस्मोरेगुलेशन था। प्लेटीहेलमिंथस, फ्लैटवर्म्स, एग्जाम्पल प्लिनेरिया, रोटिफर्स, सम एनालिड्स, और सिफेलोकोडेट में प्रेजेंट था एम्फियोक्सिस। सेकेंड था हमारे पास नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया का दोनों ही प्राइमरी फंक्शन है, यानी एक्सक्रीशन भी और ऑस्मोरेगुलेशन भी। ये अर्थवर्म और कुछ अदर एनिलिड्स, सम यहाँ पे हैं, बाकी की अदर यहाँ पर है। अर्थवर्म एंड अदर एनिलिड्स के अंदर प्रेजेंट था। फिर मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, उनके भी दोनों ही फंक्शन थे। ये कॉकरोचेस, इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेस में प्रेजेंट था। उसके बाद हमने पढ़ा एंटीनल ग्लैंड्स, इसका मेन फंक्शन एक्सक्रीटरी फंक्शन की तरह वर्क करता है। एंटीनल ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स, ये आपको क्रस्टेशियंस में मिलेंगे लाइक प्रॉन्स। ओके, तो हमारा पूरा ये वाला टॉपिक, इंट्रोडक्शन टॉपिक, हमने बहुत अच्छे से डिटेल्ड के अंदर इसको एक्सप्लेन करा, इसको याद भी कर लिया। दैट्स इट। अभी आपका इसके अंदर होमवर्क सिर्फ इतना ही, आपको बस एक बार खुद से इसको रीड करना है। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पार्ट 2 विल बी शेयर्ड सून।